अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी की तीन टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, एक होती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, एक होती है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। आज जो टाइप हमने डिस्कस करेंगे है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ये अमूमन हम बेसिक क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। तो ये बिल्कुल ईजी से टाइप है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले वर्ड आए जी असेंडिंग पे। असेंडिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ, सही है, या लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर की तरफ। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है। मतलब आपने ना ये मैथ के अंदर भी पढ़ा है कि असेंडिंग नंबर, ये चांदिक नंबर्स हैं, ये बेसिक क्लास में होता है 4-5 के अंदर। ये चांदिक नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दो, अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर कहता हूँ ये हमारे पास नंबर है 1, 3, 8, 2, 5, ये हमारे पास नंबर्स हैं रैंडम, इनको तरतीब देनी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है जी, लोअर सबसे पहले आए, इसके बाद उससे हायर, इसके बाद उससे हायर, इसके बाद उससे हायर, और लास्ट में सबसे हायर। ये था असेंडिंग। अब असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है जिसमें आपका सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसमें आपकी मोबाइल फेज नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। इसको हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का नाम दे रहे होते हैं, इसको हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का नाम देंगे। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी की एक ऐसी किस्म है इन विच, जिसमें क्या काम होता है, इन विच मोबाइल फेज मूव, मोबाइल फेज, जिसमें मोबाइल फेज हरकत कर रही होती है, मूव फ्रॉम बॉटम टू अपर साइड, अपर साइड ऑफ पेपर अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के बिल्कुल मुखालिफ सीमत में, ग्रेविटी, इसका हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है जी, जो आपका सॉल्वेंट होता है, मोबाइल फेज होता है, नीचे से ऊपर की तरफ हरकत कर रहा था। देखें जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करती है। देखें ये वाली चीज़ मैं यहाँ से छोड़ूंगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ ही मूव करेगी, सही है, ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग में क्या, असेंडिंग में क्या होता है जी, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए हम इसको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और नीचे से ऊपर की तरफ ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, टुवर्ड द ग्रेविटी, ये वाली चीज़ होती है, नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में आपने करना क्या, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में। आपको सबसे पहले चाहिए जी एक फिल्टर पेपर से, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप चाहिए। ये प्रोसीजर अच्छे तरीके से याद रखते जाइएगा। सबसे पहले आपने फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लेनी है। ये मैंने फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले ली है। अब आपने करना क्या, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। अब आपने इसमें एक लेड पेंसिल लेनी है। हमेशा लेड पेंसिल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लेड पेंसिल के अंदर मुख्तलिफ मिक्सचर्स नहीं होते। ये जो आपकी ब्लू इंक होती है, इसके अंदर तो खुद ही मिक्सचर है ये मुख्तलिफ कलर्स का, इसलिए आपने हमेशा जो चीज़ लेनी है वो लेड पेंसिल लेनी है। लेड पेंसिल लेकर ना अंदाजे से, ये बात याद रखिए, जहाँ मैं अगर 2.5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ तो वो अंदाजे से, सही है, 5 mm कहूँगा, मिलीमीटर कहूँगा, तो वो भी अंदाजे से होगा, सही है। तकरीबन आपने इतना हिस्सा करना है, सही है। ये मेरे पास फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के अंदर आपने एक लेड पेंसिल लेके स्केल से ना यहाँ पे तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर अबव, 2.5 सेंटीमीटर अबव एक लाइन लगानी है, सही है। इसको हम फ्रंट लाइन कहते हैं, सही है। इसको बेस लाइन का नाम दे रहे होते हैं। इसको हम किसका नाम दे रहे होते हैं, बेस लाइन का। ये हमारे पास बेस लाइन है।
अब आपने करना क्या है, हमारे पास सपोज कीजिए एक मिक्सचर दिया हुआ है, वो कहता है इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने इसको अलहदा करके दें। ये हमारे पास मिक्सचर है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ हमने लिया हुआ है, कंपोनेंट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है इस मिक्सचर के अंदर। ये मिक्सचर कहते हैं इसको अलहदा करके दो। और करना किस तरह, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर। हम इन सारे कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मतलब क्या, मैं प्लांट्स के लीव्स को अंदर से जूस निकालता हूँ, उसको लीव एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, जेंथोफिल होगा, कैरोटिनॉइड्स होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। मैं कहता हूँ मैं सारी चीज़ों को अलग करके दो, इन सब चीज़ों को अलग करके दो। ये हमारे पास एक कंपोनेंट, वो जो हर एक चीज़ होगी, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स हैं। आपने करना क्या, एक ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर से आपने यहाँ से थोड़ा सा भरना है, भरने के बाद आपने क्या करना है, एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपने थोड़ी देर में इसको ड्राई करना है। सही है कि हमारे पास मिक्सचर है, फिर थोड़ी देर बाद ड्राई करने के बाद फिर एक ड्रॉप और डालें, फिर ड्राई करें, फिर एक ड्रॉप यहाँ पे और डालें, फिर ड्राई करें, फिर एक ड्रॉप और डाल दें। यानी बिल्कुल कंसंट्रेट कर देना, पानी जितना भी हो इसके अंदर से उड़ जाए। ये हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर आ गया, जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, वो मिक्सचर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये काम करने से पहले ना आपने चंद एक प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन क्या होती है, वो ये याद रखिएगा कि हमारे पास एक टैंक होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक का नाम दे रहे होते हैं। एक हमारे पास टैंक होगा जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक का नाम देते हैं। आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेना है, क्या करना है, आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक ले लेना है। इस टैंक के अंदर आपने करना क्या है कि इसको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। ये काम करने से पहले ये मेरे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक आ गया, सही हो गया। ये शीशे का बना होता है, ये बात याद रखिए। हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। और ये बना किस चीज़ का होता है, नॉर्मली ये ग्लास का बना होता है। इसका आप आर पार देख सकते हैं, ये किसका बना होगा, ग्लास का। जरूर नहीं, बाज़ दफ़ा हम क्रोमेटोग्राफी की पूरा जो प्रोसीजर पेपर क्रोमेटोग्राफी बीकर के अंदर भी कर लेते हैं, बीकर के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक अगर आप एक्यूरेटली करना चाहते हैं तो आपको एक टैंक चाहिए। अब इस टैंक में ख़ास बात ये होती है कि इसके जो नीचे वाली साइड होती है ये भी शीशे की बनी होती है, ये वाली चीज़ भी हमारे पास शीशे की बनी होगी, नीचे से बिल्कुल बंद होगा, कोई बिल्कुल बारीक से सुराख भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ना कोई सॉल्वेंट डालना होता है। यहाँ पे हमने कोई ना कोई सॉल्वेंट डालना होता है जो कि इसके ऊपर मूव करना, जिसको हम मोबाइल फेस भी कहते हैं। अब ऊपर वाले साइड के अंदर ये खास बात होती है कि ऊपर एक ढक्कन होता है, वो भी ग्लास का ही बना होता है। वो आप ऊपर रख सकते हैं, उसको उतार सकते हैं, वो अपनी मर्जी के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर क्या होगा, हमारे पास एक ढक्कन होगा, इसके ऊपर हमने दिया होगा। ये ढक्कन के अंदर ख़ास बात क्या है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने ऊपर रखना हो, जब जो भी काम करना हो, इसको इस्तेमाल करें। ये हमारे पास इसके ऊपर एक ढक्कन पड़ा हुआ है। अब आपने करना क्या है कि इस पेपर को लेना है, ये जो हमने तैयार किया हुआ है, इस पेपर को लेके उसके अंदर लटकाना है। इसके अंदर ना एक रॉड होती है, यहाँ पे इसके अंदर एक रॉड होती है जिसके अंदर हमने पेपर को लटकाना होता है। इस रॉड को यहाँ पे इस तरह लगाया होता है, ये कुछ इस तरह का होती है। अब ये काम करने से पहले ना आपने चंद एक बातें याद रखिएगा, मोबाइल फेज बनानी पड़ती है। मोबाइल फेज होती है, अगर आपके पास, हमेशा याद रखिएगा, अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो आपको मोबाइल फेज नॉन पोलर लेनी पड़ेगी। अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर तो मोबाइल फेज पोलर लेनी पड़ेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखिएगा। सही, यहाँ पे अगर पेपर के अंदर बात करता हूँ, जो पेपर के अंदर मोबाइल फेज होती है, सॉरी स्टेशनरी फेज होगी, पेपर के अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है वो वाटर होता है। स्टेशनरी फेज वाटर एब्जॉर्ब्ड ऑन पेपर, वाटर एब्जॉर्ब्ड, पानी जो जज़ब हुआ होता है ऑन पेपर, पेपर के ऊपर पानी जज़ब होता है, वही हमारे पास एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रही है। तो ये याद रखिएगा, ये जो वाटर होता है ये पोलर होता है। ये क्या होता है, पोलर। यानी कि यहाँ से मैं एक अंदाजा लगा ली, जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो क्या है, पोलर है। अब आपने एक ऐसी मोबाइल फेज इस्तेमाल करनी है जो कि नॉन पोलर हो, जो क्या हो, नॉन पोलर हो। अब मोबाइल फेज हम तैयार करने के लिए अमूमन ये काम करते हैं, 2-3 चीज़ों का मिक्सचर बनाते हैं,
यानी 2-3 सॉल्वेंट लेंगे, उनको इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे नीचे डाल देंगे इस टैंक के अंदर। सही है। अब बेशक ज़रूरी नहीं है आपने 2 या 3 चीज़ों का मिक्सचर ही यूज़ करना है। बेशक अगर एक ही चीज़ आपका परफॉर्म कर रही है फंक्शन, वो चीज़ सेपरेट करवा रही है, सबसे मुश्किल अगर काम देखा जाए ना यहाँ पे इस पूरी पेपर क्रोमेटोग्राफी में, वो होता है जी आपका पास जो सॉल्वेंट यूज़ करना है, जो यहाँ पे नीचे डालना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसको प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। अगर आप वो काम कर रहे थे, बाकी पेपर क्रोमेटोग्राफी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बंदा कर लेता है। सही है। पेपर क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल इजी है, लेकिन जो इसमें इसके अंदर हमने मोबाइल फेस डालनी होती है ना, वो आपने किस तरह की यूज़ करनी होती है वो देखिएगा। आपने मोबाइल फेस प्रिपेयर करके ना इसके अंदर टैंक के अंदर डाल देनी होती है। मैं कहता हूँ ये जो मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, मोबाइल फेस। ये क्या है मेरे पास है, मोबाइल फेस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सही है। अब मोबाइल फेस का काम क्या होता है, इसे नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये मैंने सारा का सारा यहाँ से टैंक भर दिया है। किसके साथ भर दिया है, मोबाइल फेस के साथ। यानी कितना की भरना है, आपने सारे का सारा भी नहीं भर देना कि ये सारे के सारे वैसे ही आपको नजर आ रहा है। ये मैंने मोबाइल फेज इसके अंदर डाल दिया है। और याद रखिए जो मोबाइल फेज होती है ये भी सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रही होती है। इसको सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट होता है। ये मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स, एक भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस सॉल्वेंट को हम नाम दे रहे होते हैं मोबाइल फेज। अच्छा, इसको मोबाइल फेज क्यों नाम देते हैं, ये भी हम नेक्स्ट देख लेंगे। मोबाइल फेज का नाम दे रहे होते हैं। और मोबाइल फेज यहाँ पे आप एक सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट। मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप ईथर यूज़ कर लें, एसीटोन यूज़ कर लें, CCl4 यूज़ कर लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स का मतलब आपको पता होगा कि 2-3 सॉल्वेंट्स को आप इसके अंदर डालें उसको यूज़ कर लें। सही। अब जो हम अमूमन यूज़ कर रहे थे, टर्नरी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टर्नरी सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, टर्नरी सॉल्वेंट, टर्नरी वर्ड का मतलब क्या है, टर्नरी जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हों, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जो कि 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हो, उसको टर्नरी सॉल्वेंट कहते हैं। मसलन जो अमूमन हम इस्तेमाल कर रहे थे वो टर्नरी सॉल्वेंट ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ईथर आप मिला लें, सही है, ये सपोज लिख रहा हूँ, ईथर प्लस एसीटोन मिला लें, एसीटोन और प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे ही नॉन पोलर हैं। ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स जो हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। आप टर्नरी सॉल्वेंट्स लें, इसके अंदर डालने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको जब ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद आपने इसको उठा के इसी पेपर को यहाँ पे हैंग कर देना होता है। हैंग करते वक्त आपने चंद एक चीज़ें जहन में रखनी है, वो ये है कि आपने हैंग करते वक्त जब सॉल्वेंट के अंदर ये डिप कर रहा हो ना, तो आपने पहली बात जो खुसूसन जहन में रखनी है कि आपका जो डॉट होगा, जो मिक्सचर वाला डॉट है, वो सॉल्वेंट के अंदर डूबा हुआ ना हो, वो सॉल्वेंट्स के अंदर डूबा हुआ ना हो। ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। और ये जो आपका पेपर है, ये तकरीबन आपका सॉल्वेंट के अंदर डूबा होना चाहिए 5 से 6 मिलीमीटर, तकरीबन इतना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाज़ा तो नहीं कह रहे हैं। तो आप इसके अंदर जैसे ही डिप कर देंगे, डिप करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका डॉट जो आपने नुक्ता ऊपर लगाया हुआ है वो ना डूबे, बस। बेशक उसको इतना हिस्सा उसका डिप कर दें, इतना हिस्सा डिप कर दें, वो आपकी मर्जी है। सही। अब आपने डिप कर दिया, डिप करने के बाद होता यह है कि कैपिलरी एक्शन की वजह से पेपर के अंदर कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना हो सकता है। कैपिलरी एक्शन होता है जी नीचे से ऊपर की तरफ लिक्विड का मूव करना। यह कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना पौधों के अंदर हो रहा होता है। उसमें क्या होता है जी, नीचे से जड़ों से पौधा पानी जज़ब करता है, वो पानी ऐसा ऊपर की तरफ मूव करता है जड़ों से। सही है। और पौधे के अंदर याद हो तो पौधे के अंदर भी सेलुलोज होता है जो कि कैपिलरी एक्शन का जिम्मेदार होता है। सही है। अब कैपिलरी एक्शन नीचे से सॉल्वेंट को जज़ब करता है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने के अमल को। अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है ये कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये बात सिंपल सी याद रखनी है।
तो इसी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं मोबाइल फेज। इसको मोबाइल फेज का, मोबाइल का मतलब ही मूविंग होता है, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, यानी एक ऐसी फेज है जो कि मूव कर सकती है, एक ऐसी फेज है जो कि मूव कर सकती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब आपने करना क्या, जैसे ही पेपर का 3/4 पार्ट मुकम्मल हो जाए, सॉल्वेंट मूव कर जाए, कितना हिस्सा, ये इतना हिस्सा सॉल्वेंट आपका मूव कर जाए, कितना हिस्सा है 3/4 पार्ट मूव कर जाए, बाकी कितना रह जाए ये देख लीजिए, बाकी जो बच जाए सिर्फ 1/4 पार्ट बाकी बच जाए, तो आपने पेपर को यहाँ से बाहर निकाल लेना है, यहाँ से पेपर को बाहर निकालेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह आपका ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो ये वाला कंपोनेंट्स एक यहाँ पे डॉट बन गए, एक यहाँ पे डॉट बन गया, एक यहाँ पे डॉट बन गया। अब मुख्तलिफ डॉट्स क्यों बने हैं, क्योंकि जो आपका मिक्सचर था उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, किसी की स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा थी, उसके अंदर हर रहने की यानी कि उसके साथ बॉन्ड बनाने की साइज ज़्यादा थी, और किसी की मोबाइल फेज के साथ, किसी की मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा थी, इसे जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी, क्योंकि स्टेशनरी फेज में मूव नहीं करना, वो ज़्यादा नीचे रहेंगे, जिसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी थी वो ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। अब आपने करना क्या जी, इस फिल्टर पेपर को बाहर निकाल लो, इस फिल्टर पेपर को आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद काम क्या करना है, इसको ड्राई करना है, इस फिल्टर पेपर को। और इस पूरा प्रोसीजर करने के बाद, ये पूरा प्रोसीजर हमने किए, प्रोसीजर करने के बाद जो हमारे पास फिल्टर पेपर हासिल हो रहा होता है, इसको हम क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं, इसको हम क्रोमेटोग्राम का। इसमें क्या होता है जी, एक डॉट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक डॉट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और एक डॉट आपको यहाँ पे। और आपने सबसे पहला काम यह क्या करना होता है जी, जैसे आपने फिल्टर पेपर यहाँ से निकालना है ना, तो जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया है वहाँ तक एक लाइन लगा लें, जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया होगा वहाँ तक एक लाइन लगा लें। ये जो लाइन है इसको देखें, इसको हमने कहा था जी बेस लाइन है, ये हमारे पास क्या है, बेस लाइन। और ये वाली लाइन को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट, क्योंकि यहाँ तक सॉल्वेंट आपका मूव किया है, यहाँ तक सॉल्वेंट्स आपका मूव किया। और ये आपके क्या है, ये जो 3 डॉट्स बने हैं, जो मिक्सचर के अंदर 3 चीज़ें थी उनके कंपोनेंट्स हैं, ये क्या हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये मुख्तलिफ कलर आपको रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। आपने क्या करना है जी, इनको यहाँ से कुरेद के उखाड़ना है, उखाड़ने के बाद इनका कंपैरिजन जो भी आप आगे स्टडी करना चाहते हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं, सही है। ये था हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। ये सॉरी एक चीज़ जो कराया गया, इस पेपर को अब हम नाम देंगे क्रोमेटोग्राम का। इस पेपर को नाम क्या देंगे, क्रोमेटोग्राम का नाम दे रहे होते हैं। अब क्रोमेटोग्राम क्या होता है कि ऐसा पेपर है जिसके ऊपर आप पूरी क्रोमेटोग्राफी करते हैं। पूरी क्रोमेटोग्राफी करने के बाद हर एक जो कंपोनेंट्स मिक्सचर का होता है वो सेपरेट हो जाता है, उस पेपर को हम क्रोमेटोग्राम का नाम दे रहे होते हैं। कि ऐसा पेपर जो क्रोमेटोग्राफी के बाद हमारे पास ऑब्टेन होता है उसको क्रोमेटोग्राम का नाम दे रहे होते हैं। क्रोमेटोग्राफ की डेफिनेशन में सिंपल से लिख देता हूँ, द पेपर ऑब्टेन, ऐसा पेपर जो कि हासिल होता है आफ्टर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बाद जो हमारे पास पेपर हासिल हो रहा होता है, जिसके अंदर कौन सी चीज़ है, हैविंग डिफरेंट स्पॉट्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स आर कार्ड, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं क्रोमेटोग्राम का। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राम का। ये था जी हमारे पास असेंडिंग मेथड। आप देखें यहाँ पे क्या हुआ जी, जो आपका सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको असेंडिंग मेथड कहते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा भी तरीका कार होगा जिसमें हम सॉल्वेंट को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करवाएंगे, उसको डिसेंडिंग है, तो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करवाने के अमल को डिसेंडिंग का नाम दे रहे होते हैं। यह था जी हमारे पास असेंडिंग मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, एक और बात भी याद रख लीजिए, चले मैं साथ साथ एक और भी चीज़ आपको बता दूं, जो हम सारी की सारी तो कंडीशंस पूरी करते ही करते हैं, साथ में एक और भी चीज़ हम पूरी कर रहे होते हैं। आपने जब पेपर लगाना है ना इसमें,
तो इससे पहले आपने ये काम करना है, पेपर लगाने से 5 मिनट तक ना इसके अंदर मोबाइल फेज या सॉल्वेंट डाल के ना ऊपर इसको ढक देना है। इससे क्या होगा, जो अंदर वाला इन्वायरमेंट होगा ना, इन्वायरमेंट जो अंदर वाला सिस्टम सारा का सारा होगा वो कंसनट्रेट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट द इंटरनल इन्वायरमेंट। ये भी एक कंडीशन है जिससे हमारे पास क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जिससे हमारे पास क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है वो और ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सैचुरेट द इंटरनल इन्वायरमेंट। आपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सैचुरेट कर देना है। ये था हमारे पास सारे के सारे पेपर क्रोमेटोग्राफी, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।